Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट एजू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि परागकण चतुष्कों का निर्माण किस प्रकार से होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी है वो है परागकोश का स्फुटन। परागकणों को मुक्त होने के लिए परागकण का स्फुटन होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर परागकण का स्फुटन नहीं होगा, अगर परागकण का स्फुटन नहीं होता तो परागकण मुक्त नहीं होंगे, परागकण मुक्त नहीं होंगे तो परागण की प्रोसेस नहीं होगी। इसीलिए अपने को ये जानना है कि किस प्रकार से परागकोश का स्फुटन होता है और क्या होता है। अगर अपने लास्ट वीडियोज आपने देखा है तो आपको पता होगा कि परागकोश की जो भित्ति होती है वो 4 स्तरीय होती है। उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर होता है उसका एपिडर्मिस या अधिचर्म, दूसरा स्तर होता है उसका एंडोथीशियम, तीसरा स्तर होता है मिडल लेयर्स और चौथा स्तर जो होता है वो होता है टैपिटम। उसके बाद में परागमात्र कोशिका या बीजाणुजनक ऊतक वो शुरू हो जाते हैं। इन 4 स्तरों का इस स्फुटन के अंदर एक अहम रोल रहता है। इसकी जो भित्तियां हैं, जैसे जैसे परागकण विकसित होता है इसकी भित्तियों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों के अंदर अगर आपने देखें तो सबसे पहले मिडिल लेयर्स जो होती है, सबसे पहले मिडिल लेयर्स जो होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती है। मिडिल लेयर्स 3 या 4 स्तरीय एक परत पाई जाती है, क्योंकि देखो एपिडर्मिस जो है वो भी सिंगल लेयर्ड होती है, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर्ड है, टैपिटम भी सिंगल लेयर्ड है, लेकिन मिडिल लेयर जो होती है वो 2 या 3 स्तर की होती है। और ये क्या करती है, अपना जो पोषण है या अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवा देती है। किसको? टैपिटम की सेल्स को प्रोवाइड करवा देती है। तो सबसे पहले तो ये लेयर क्या होगी, डिसॉल्व होगी। उसके बाद में सेकंड में क्या होगा कि जो टैपिटम है वो अपना जो पोषण है या अपना जो न्यूट्रिशन या वैल्यू जो उसका जीव द्रव्य वगैरह जो भी है वो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने के काम में आ जाता है पूरा का पूरा। यानी कि अगर अपने बात करें तो मिडिल लेयर्स और टैपिटम दोनों परागकण के स्फुटित होने से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, पूरी तरह से विलीन हो जाती है। और जब एक परिपक्व परागकोश होता है, एक ये जो 2 एपिडर्मिस और जो एंडोथीशियम है, ये केवल 2 परतें बचती है एक परिपक्व परागकोश में। एक परिपक्व परागकोश मैच्योर जो एंथर है उसके अंदर 2 परतें बचती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, क्योंकि ये दोनों तो डिसॉल्व होगी पोषण देने में। अब अगर इन दोनों को अपने हटा देते हैं, बात करते हैं एंडोथीशियम की। एंडोथीशियम जो होता है उसकी भीतरी और अरीय भित्तियां, भीतरी और अरीय भित्तियां, यानी कि अगर ये एंडोथीशियम की परत है इस प्रकार से बड़ी बड़ी सेल्स की, इसकी भीतरी यानी कि ये और अरीय यानी कि ये, भीतरी और अरीय जो भित्तियां जो होती है उनके ऊपर एक तंतुमय स्थूलन फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है, जो कि अल्फा सेलुलोज और जो इसकी बनी होती है, अल्फा सेलुलोज और कलोज की बनी होती है। और ये थिकनिंग होती है। जो ऊपर वाली जो सरफेस है, जो ऊपर आपको जो दिख रही है ये वाली, ये क्या होती है, इसके ऊपर ये थिकनिंग, ये फाइब्रस थिकनिंग नहीं पाई जाती। और कहीं कहीं पे इस सेल्स के अंदर इसकी जो लेयर पूरी लंबी जो होगी उसमें कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऐसी जगह भी होती है कि जहाँ पर ये जो अरीय और जो रेडियल जो वॉल यानी कि रेडियल और जो इसकी जो भीतरी जो दीवारें हैं या भीतरी जो वॉल्स हैं इनके अंदर थिकनिंग नहीं पाई जाती। और उन क्षेत्रों को अपने क्या कहा था, अगर आपको लास्ट वीडियो देखा होगा तो उस क्षेत्र को अपने कहा था स्टोमियम। स्टोमियम, स्टोमियम पार्ट कहा था उसको। अब देखो अपने को पता है कि जो एंडोथीशियम जो होता है वो एक आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है उसकी, आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, यानी कि अपने अंदर बहुत सारे जल को वो सोख करके रखती है। अब जब परागकोश का स्फुटन होना है तो परागकोश का स्फुटन ड्राई सीजन में होता है, यानी कि उस समय होता है जब मौसम के अंदर नमी क्या होती है, नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो उस समय क्या है कि
जो गर्मी के बढ़ने की वजह से क्या है कि ये जो एंडोथीशियम की सेल्स हैं इनके अंदर जो वाटर जो बना हुआ है वो वाटर वायु में उड़ना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। तो निकलने के शुरू होने के कारण क्या होगा कि देखो यहाँ पर तो थिकनिंग है, इधर भी थिकनिंग है। अब क्या है, जब ये इसका जो वाटर यहाँ से निकलना शुरू हो गया है तो अब अगर अपने एक इसकी बात करें, एक सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो देखो फाइब्रस थिकनिंग है, एक स्थूलन पाया जा रहा है। लेकिन ऊपर वाली दीवार जब इसका जो वाटर की जल हानि होगी या वाटर लॉस होगा तो उस समय ये अंदर की तरफ कर्व हो जाती है, वक्रित हो जाती है, अंदर की तरफ इसका एक दबाव लगता है। तो जब इसकी सभी प्रकार जो जितनी भी सेल्स है उसके अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर की वजह से एक पुलिंग फोर्स उत्पन्न होगा और जो स्टोमियम क्षेत्र है, जो स्टोमियल रीजन है जहां पर थिकनिंग नहीं है वहां पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि यहां से तो नहीं फूटेगा, क्योंकि यहां तो थिकनिंग है, फाइब्रस थिकनिंग है। तो स्टोमियम क्षेत्र जो है वहां पर इसका प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर पड़ने की वजह से स्टोमियम वाला क्षेत्र खुल जाता है और पराग कण हवा में मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि पराग कोश की कौन सी भित्ति, कौन सी वॉल जो है पराग कोश स्फुटन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करती है, एंडोथीशियम। बिकॉज एंडोथीशियम की नेचर आर्द्रताग्राही होती है। जब वो वाटर की हानि करेगी, जल की हानि करेगी, तो एक पुलिंग फोर्स उसकी तरफ से लगेगा और पराग को स्फुटित हो जाएंगे। इस प्रकार से परागकणों का स्फुटन होता है। और परागकण किस किस प्रकार से स्फुटित होते हैं वो देख लेते हैं अपने, कौन कौन से टाइप्स हैं उसके। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि परागकण क्या अनुलंब विभाजन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि ये परागकण है इस तरीके से, तो ये कुछ यूं खुल रहा है, इसकी दोनों लोब्स जो है वो कुछ यूं खुल रही है, इस प्रकार से ये लोब यूं खुल जाती है, तो परागकण क्या होंगे, हवा में मुक्त हो जाएंगे। किसमें पाया जाता है, कैप्सेला हिबिस्कस जो प्लांट है उनके अंदर मिलने को देखने को मिलेगा। छिद्रित है, सेकंड छिद्रित या पोरस जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस है, यानी कि ऊपर जो एपिकल जो पार्ट है वहां पर एक पोर डेवलप हो जाएगा, एक छिद्र डेवलप हो जाएगा और उस छिद्र में से परागकण हवा में मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो है अनुप्रस्थ टाइप। अनुप्रस्थ यानी कि अगर मान लो ये परागकण है और ये परागकोश है और ये यूं खुल रहा है इस तरीके से, एक साइड में से यूं बिल्कुल बीच में से टूट जाए और यूं खुलता है, और जो ये परागकण दिख रहे हैं आपको ये हवा में मुक्त हो रहे हैं। कौन सा पराग, ओसिमम यानी कि तुलसी वगैरह है उसके अंदर मिलता है आपको देखने को। चौथा जो पार्ट है वो है कपाटीय, ठीक है, कपाटीय पार्ट, यानी कि इसके दो साइड में से क्या है, कपाट या दो इस प्रकार से ऐसे परतें ऊपर की तरफ निकल जाती है, जिससे क्या है कि यहाँ पे स्पेस बन जाता है और परागकण क्या हो जाते हैं, हवा में मुक्त हो जाता है, जो अपने को बारबेरिस जो है यानी कि उसके अंदर देखने को मिलता है। थैंक यू।